चलो फ्रेंड्स, परमिसिबल डिडक्शन में आगे बढ़ते हुए हमारा 6th परमिसिबल डिडक्शन 13 पॉइंट्स तक हमको डिस्कस करना है। उसमें से 6th डिडक्शन हमारा इट इज 35 एडी। एग्जाम पर्सपेक्टिव उसको इंपॉर्टेंट टिक कर दो, वो गजब 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। चलो, अब तक हमने जो 5 परमिसिबल डिडक्शंस को डिस्कस किए उसमें से फर्स्ट था बिल्डिंग का रेंट, रेट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। रिपेयर्स कैपिटल नेचर का होगा तो डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू नेचर का होगा तो फुल डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर का रिपेयर्स, इंश्योरेंस का डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैंने बता दिया रेंट होगा तो 37(1) में इसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। बाद में डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, गजब इंटरेस्टिंग इन डेप्थ डिस्कशन। बाद में सेक्शन 32 एडी उसके बाद हमने डिस्कस किया, विच इज वो 4 स्टेट्स, बरोबर ना। उसके बैकवर्ड स्टेट्स में, सॉरी उसके बैकवर्ड एरियाज में आपने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तो डिडक्शन आपका होगा 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इसमें आपका एडिशनल डेप्री रेट हो जाएगा 35%। एंड बाद में वापस एक बार बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑफ सेक्शन 35 विच इज साइंटिफिक रिसर्च। डन। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रेंड्स 35 एडी विच इज इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस। ओके, क्या है ये एग्जैक्टली? आप 1 to 1 डिस्कस करना शुरू करते हैं। सेक्शन 35 डी एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट, टिक कर दो फ्रेंड्स इसको। अभी देखो फ्रेंड्स, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ बिजनेसेस अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो फ्रेंड्स 14 बिजनेसेस हमारे पास अवेलेबल है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए हैं। वो 14 बिजनेसेस जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करेंगे, डेप्रिसिएशन जब हम डिस्कस कर रहे थे तब एक्चुअल कॉस्ट 43(1) का एक्सप्लेनेशन डिस्कशन का ये लास्ट पॉइंट था, तब मैंने स्लाइड ग्लिम्स आपको दी थी। आज गजब इंटरेस्टिंग इन डेप्थ डिस्कशन हमारा होगा इन रिलेशन टू सेक्शन 35 डी। फ्रेंड्स देखो, नॉर्मल बिजनेस होता है ना, वो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं उनको क्या मिलता है? उसका डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोई अदर मैन्युफैक्चरर के कोई अदर ट्रेडर के कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर अपने वहां पे एसी इंस्टॉल करेगा, कंप्यूटर परचेस करेगा, तो उसके ऊपर कौन सा डिडक्शन वो क्लेम करेगा? इट वुड बी डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। नाउ फ्रेंड्स, हम जो 14 बिजनेसेस की आज बात लेके आए हैं, हम जो 14 बिजनेसेस आज डिस्कस करेंगे वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, इट इज 100% फुल डिडक्शन। कितना गजब पॉइंट, कितना गजब बात। इट इज फ्रेंड्स नो डेप्रिसिएशन, डेप्री भूल जाओ, तेल ही निकलेगा डेप्री तुम्हारा। इट इज 100% डिडक्शन उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का अवेलेबल होने वाला है। डन, चकाचक चेक करो फ्रेंड्स। 14 बिजनेस को डिस्कस करें उसके पहले क्या बेनिफिट है इस 14 बिजनेसेस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर व्हाट अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू तो नॉर्मल बिजनेस हो तो भी फुल्ली अलाउड है। 35 एडी के 14 बिजनेस हो तो भी फुल्ली अलाउड है, उसमें कुछ बड़ी बात ही नहीं है। रेवेन्यू तो सबको अलाउ होता है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लोग इंकर करेंगे तो 100% डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल हो सकता है। चेक करो, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर during the previous year wholly and exclusively for the purpose of above businesses would be allowed as what? Deduction from business income। जब आप बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे डेबिट कर पाएंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। बहुत बहुत गजब बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। However, एक एक्सेप्शन जबरदस्त ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड not eligible for deduction, goodwill not eligible for deduction, financial instruments not eligible for deduction। मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसका नेगेटिव लिस्ट। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, बट विथ 3 पॉइंट नेगेटिव लिस्ट। वन इज फ्रेंड्स लैंड नो डिडक्शन, गुडविल नो डिडक्शन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नो डिडक्शन। 1 रुपए का डिडक्शन इसके ऊपर आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। डन। कौन से बिजनेसेस है अब एक बार डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट इज सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। मतलब यू आर डूइंग व्हाट? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है फ्रेंड्स ये। कभी कभी हमारे जो पेरिशेबल गुड्स है, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, तो उसको स्टोर करने के लिए फ्रेंड्स कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो वो कोल्ड स्टोरेज कैसे डेवलप होगी?
तो उसका कोल्ड स्टोरेज का पूरा अपने कोल्ड चेन फैसिलिटी बनाया, मतलब आपकी पूरी चेन होगी, जैसे अलग अलग ब्रांड की चेन होती है ना, लेट अस रेस्टोरेंट चेन है, बाद में होटल की चेन है, उसका मतलब क्या कि अलग अलग सिटीज में अलग अलग एरियाज में उनके सेटअप्स अवेलेबल होंगे। सिमिलरली यू आर डूइंग व्हाट, हैविंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, पूरी आपकी चेन है, अहमदाबाद में होगा, बड़ौदा में होगा, मुंबई में होगा, पुणे में होगा, दिल्ली में होगा, नागपुर होगा, एमपी के इंदौर में होगा, तो पूरी आपकी चेन है इन रिलेशन टू कोल्ड स्टोरेज, उसको बोलेंगे कोल्ड चेन फैसिलिटी। वो आप सेटअप करते हो, उसको आप ऑपरेट करने का बिजनेस करते हो। फ्रेंड्स, ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए बहुत जरूरी बन जाता है, उसको सर्वाइव होने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली फार्मर्स को अवेलेबल होगा। तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम जो भी कोल्ड चेन फैसिलिटी डेवलप कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग हो सकता है, उसके जो फ्रीज आते होंगे वो हो सकता है, तो उसका फुल डिडक्शन 100% डिडक्शन इस बिजनेस को अवेलेबल होने वाला है। हर एक बिजनेस जब मैं एक्सप्लेन करूं उसको मन में विजुअलाइज करो। फ्रेंड्स, 14 पॉइंट्स ऐसे याद रखने इजी नहीं है, इजी तो एकदम है, बट हम क्यों उसको याद रखें जब मन से एकदम इजीली याद रख सकते हो। ओके, तो जब मैं इस बिजनेस को थोड़ा इलोबरेट करूं, आप अगर में फील करो कि कोल्ड स्टोरेज है, ठंडी लग रही है, अंदर आप गए हुए हो, तो ये थोड़ा फील करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो एकदम इजीली मन में सेट हो जाएगा। बोलो, फर्स्ट कोल्ड चेन फैसिलिटी। नंबर 2, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो, एक कोल्ड चेन फैसिलिटी थी जिसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल वेयर हाउसिंग की जिसको जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपने नॉर्मल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब यू आर डूइंग व्हाट, यू आर सेटिंग एंड यू आर ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगेन, फार्मर्स को ये बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम वेयर हाउस बनाओगे जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर होता हो, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर होता होगा, तो फुल डिडक्शन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको अवेलेबल होगा। अभी विजुअलाइज करो, आप कोई लेटर से कोई वेयर हाउस में जा रहे हो जहां पे बहुत सारे वीट का, वो आपको पता है, वो वीट को पैक करते हैं, वो लेटर से जूट का, मतलब ब्राउन कलर का वो पूरा उसका पैकिंग होता है, तो वो बहुत सारे जूट पड़े, मतलब बहुत सारे जूट में वो लेटर से वीट है, बाद में बहुत सारे यहाँ पर राइस अवेलेबल है, मतलब बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक वेयर हाउस में स्टोर्ड है, तो उसका बिजनेस आपका है जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बाद में लेटर से उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंदर कुछ प्लांट एंड मशीनरी आपने यूज की होगी, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये सब आपको यहाँ पे 35 AD में कवर होगा। ये दो बिजनेसेस, बोलो, फर्स्ट इज व्हाट, कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड इज व्हाट, लेटर से वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। थर्ड आप चेक कर सकते हो, it is spends laying and operating cross country natural gas, crude oil, petroleum oil pipeline network. जबरदस्त, for distribution including storage facility being integral part of such network. अभी फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आपके घर पे पहले एग्जांपल के तौर पे एलपीजी का जो रेड कलर का सिलेंडर आता था, उसकी जगह भी पीएनजी की, अदानी की लाइंस आ चुकी है, बरोबर ना। कल जाके ऐसा हो सकता है, फ्यूचर जो बिजनेस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया उसके हिसाब से हो सकता है कि फ्रेंड्स हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कहां से आता है, तो वो पेट्रोल की पूरी ट्रक आती है, पेट्रोल भरी हुई पूरी ट्रक आती है, वो यहाँ पे आके अनलोड हो जाती है उसके स्टोरेज टैंक में, एंड बाद में थोड़ा थोड़ा पेट्रोल यहाँ से वहां से भरवाते हैं। मतलब पेट्रोल पंप के ऊपर कोई लेटर से प्रोडक्शन नहीं होता है ऑयल का, ऑब्वियसली आपको पता होगा, एंड वहां पे जो आप रिफाइनरी होगी वहां से पूरी ट्रक भर के आएगी हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर, पूरा अनलोड हो जाएगा स्टोरेज टैंक में, धीरे धीरे थोड़ा पेट्रोल हम यूटिलाइज करते रहेंगे। गवर्नमेंट जो यूज कर रही है बिजनेस यहाँ पे, ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक की पाइपलाइन, कितना गजब, रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक की पाइपलाइन, तो पाइपलाइन के थ्रू अब ये पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऐसा बिजनेस आपका है, क्या बिजनेस है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग। आप ले डाउन करते हो, मतलब डेवलप करते हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो, उसको ऑपरेट भी कर रहे हो क्रॉस कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने पाइपलाइन नेटवर्क पूरा एस्टेब्लिश किया है, विच इज इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बिग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर नेटवर्क। मतलब उसमें बीच में कोई जगह पर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट आती हो तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कर देना। तो ये आपका बिजनेस है। एक्सपेंडिचर कैपिटल कौन सा होगा, अरे पूरी पाइपलाइन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है, तो वो तो बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो उसका आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पाइपलाइन के बारे में आपका होता होगा, फुल एब्सोल्युटली 100% इट इज एलिजिबल अवेलेबल फॉर व्हाट, डिडक्शन। बोलो, शुरू करो, 3 बिजनेस बोलो। फर्स्ट वाज व्हाट, कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड इज वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, थर्ड इज व्हाट, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क। नेक्स्ट आप चेक करो, it is building operating hotel of 2 star and above category anywhere in India। फ्रेंड्स देखो, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आता है तो हमारी स्ट्रीट्स के ऊपर घूमेगा,
होटल देखेगा, होटल में स्टे करेगा, तो फ्रेंड्स होटल थोड़ी अच्छी होगी, 2 स्टार अबव कैटेगरी की होगी, तो उसको क्या लगेगा, गजब है इंडिया, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है इंडिया, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि ऐसे होटल को हम प्रमोट करें जो 2 स्टार और अबव कैटेगरी हो, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बेटर बनाता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा जबरदस्त एकदम मजबूत बनाता है। तो फ्रेंड्स वगैरह ऐसे होटल्स को प्रमोट करेगी बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग व्हाट, डिडक्शन। होटल जो भी बिल्डिंग अक्वायर करेगा, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेगा, उसमें जो भी प्लांट एंड मशीनरी, एसी वगैरह, जो भी फर्नीचर, बेड और लेटेस्ट टीवी वगैरह, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, उसका फुल डिडक्शन उस होटल को अवेलेबल होगा। अल्टीमेटली वो हमारे हमारे इकोनॉमी को, हमारी इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट ही कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उसको बेनिफिट ग्रांट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको क्या प्रोवाइड किया है, डिडक्शन 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो फर्स्ट वापस से बोलना शुरू करो। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बाद में लेट अस से क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह पाइपलाइन नेटवर्क। नेक्स्ट इज होटल, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स हॉस्पिटल। ये हमारे इंडियंस के लिए बहुत जरूरी, कभी कभी लेट अस से कोरोना वायरस जैसा प्रॉब्लम, पेंडेमिक आ गया और कोई नया, कोई विचित्र, कोई एग्जांपल के तौर पे डिसीज डेवलप हो गया, तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल एक बहुत मतलब बेसिक नीड है हमारी, जो होनी ही चाहिए। तो हॉस्पिटल्स के लेट अस से पूरे कंस्ट्रक्शन को और हॉस्पिटल के पूरे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको गवर्नमेंट ने 100% डिडक्शन प्रोवाइड किया है, जिससे हॉस्पिटल थोड़ी इंस्पायर होगी, हॉस्पिटल को थोड़ा बूस्ट मिलेगा फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर लेट अस से इट्स ऑपरेशंस। ओके, तो building and operating a hospital anywhere in India with at least 100 beds for their patient। 100 बेड तो होने चाहिए फ्रेंड्स आपको, मतलब बड़ी हॉस्पिटल, कुछ बड़ा सोचो तो गवर्नमेंट आपको अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट आपको अकॉर्डिंगली उसका जो भी टैक्स बेनिफिट्स है वो आपको पास ऑन करेगी फ्रेंड्स। डन, चलो 5 पॉइंट हो गए, 14 तक पहुंचना है फ्रेंड्स, चलो हिम्मत रखना। 1 2 3 गो। Cold chain facility for storage of specified products, warehousing for agriculture produce, pipeline network, hotel, hospital. Next आएगा friends, housing projects. Developing building housing project under notified scheme for slum redevelopment, rehabilitation, framed by central government, state government. मतलब जहां पे स्लम है उसको रीडेवलप करके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसको रिहेबिलिट करके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन करो। ये हमारे जो एग्जिस्टिंग इंडियन पॉपुलेशन है उनके बेनिफिट के लिए आप ऐसा, जो बिल्डर्स है उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया। फ्रेंड्स आपको मन में ऐसा होता होगा कि यहाँ पे बिल्डर को बेनिफिट देने का क्या मतलब, कितने करोड़पति वो लोग होंगे, कितने गजब फाइनेंशियल वेल्दी वो लोग होंगे, उनको बेनिफिट दिया। आप समझो फ्रेंड्स, उनको टैक्स एडवांटेज दिया ना तो उनका कॉस्ट कम होगा, उनका कॉस्ट कम होगा ना तो जो परचेस कर रहे बायर्स उनको भी प्राइस में रिडक्शन आएगा। अब समझो, ये बिल्डर को बेनिफिट देने से बिल्डर का बेनिफिट है, बरोबर अग्री, बट उससे ज्यादा बेनिफिट उसके बायर को होगा, बिकॉज जितना टैक्स गवर्नमेंट उनको कम चार्ज करेगी, उनका कॉस्टिंग कम आएगा प्रोडक्ट को लेके, एंड उतना वो बायर को कम चार्ज करेंगे। अल्टीमेटली जो बेचारे स्लम में रह रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट होगा, वो उसको बेनिफिट अल्टीमेटली पास ऑन होगा। तो उस इंटेंशन से गवर्नमेंट ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को 35AD में इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता होगा उसका फुल 100% आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। डन, 6 बिजनेस हो गए, 14 तक पहुंचना है, हिम्मत रखना। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पाइपलाइन नेटवर्क, 3 तो H है, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वापस एक बार हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो आप चेक कर सकते हो। ऊपर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो स्लम रीडेवलपमेंट की बात है, स्लम रिहेबिलिटेशन की बात है। अभी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो आप चेक करो, डेवलपिंग बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें आपने लेटर से हाउसिंग प्रोजेक्ट लेटर से शुरू किया है एंड आप बिल्डर हो तो उसका आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे फुल 100% आप क्या क्लेम कर पाएंगे, उसका डिडक्शन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। आप अपनी फैक्ट्री शुरू करते हो जहां पे आप फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करोगे, फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करोगे, तो जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वेयर हाउस बनाना, उसके प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करना, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता होगा वो फुल 100% एलिजिबल फॉर व्हाट, डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज फ्रेंड सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपोट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन विच इज नोटिफाइड और अप्रूव्ड अंडर कस्टम्स एक्ट। तो ये वर्ड्स कस्टम्स में ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं फ्रेंड्स, अभी एज ऑफ नाउ इतना समझो, इट इज ICDCFS, इनलैंड कंटेनर डिपोट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो फ्रेंड्स ये जो आपने इसको सेटिंग अप एंड ऑपरेट करने का लेटर से जो भी आपका खर्चा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। इसके मतलब में भी चिंता ना करो, कस्टम्स है ही हमारे CA फाइनल में, तो तब इंडिया डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। मतलब आप देखो फ्रेंड्स,
आप कभी हमको है ना एक दिन स्कूल में से पिकनिक ले गए थे, आपको भी ले जाते होंगे लगभग। तो फ्रेंड्स हमको एक दिन पिकनिक ले गए सापुतारा। सापुतारा आपने सुना होगा फ्रेंड्स, आप गुजरात के बाहर से होंगे तो भी गुजरात में सापुतारा करके हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे हमको जब स्कूल में से ले गए ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे एक दिन मतलब 2-3 दिन का पूरा प्रोग्राम था। तो एक दिन हमको ले गए वहाँ पे बी कीपिंग की जगह पे। वहाँ पे हनी होता है ना फ्रेंड्स, आपको पता है मधुमक्खी जो हनी कंज्यूम करते हैं वो मधुमक्खी, वहाँ पे उनका वो लोग आर्टिफिशियल उनको मेंटेन करते थे। जनरली क्या होता है, जंगल में मधुमक्खी मधुपुड़ा बनाएगी, उसमें से हम लेटर से जो भी हनी होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये पूरी नेचुरल प्रोसेस होती है। बट यहाँ पे उन लोगों ने मधुमक्खी को स्पेसिफिकली ऐसे ट्रेन किया था और ऐसे वहाँ पे पूरा उनका जो मधुपुड़ा था वो डेवलप किया। तो they are doing which activity? It is beekeeping and production of honey. पता चला? तो वहां पे वो जो एक्टिविटी कर रहे थे उसको करने के लिए, ये जनरली हनी होगा वो मेडिसिन के लिए ज्यादा काम आएगा फ्रेंड्स। तो चॉकलेट्स में भी यूज होता है। तो ये जो भी बी कीपिंग हनी एंड बीज वैक्स का जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे उसका वो क्या क्लेम कर पाएंगे? फुल डिडक्शन। ध्यान में रखने का, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट? डिडक्शन। इतना ध्यान में रखना फ्रेंड्स, उसका नेगेटिव लिस्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। आगे फ्रेंड्स वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कवर हो चुका है। आप वेयरहाउस कर रहे हो, बना रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेटर से स्टोर करने के लिए, तो वो आगे कवर्ड है। बट शुगर इज व्हाट फ्रेंड्स? प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। शुगर का रियल वर्जन रॉ क्या होता है? इट इज शुगर केन, शेरडी, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ। पर शुगर तो प्रोसेस्ड हो गया ना, तो शुगर को स्टोर करने के लिए आपने जो भी वेयरहाउस फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन किया, सेटिंग अप, ऑपरेटिंग किया, उसका जो भी कॉस्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिल्डिंग होगा उसका, बाद में उसके जो भी रिलेटेड प्लांट मशीनरी होगी उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? 100% डिडक्शन। पता चला? गजब हो गया ये तो। लेइंग अप एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। अभी आयरन ओर फ्रेंड्स क्या है पता है? एक मेटल है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल पाइपलाइन को क्रिएट करना पड़ता है, जिसको बोलेंगे स्लरी पाइपलाइन। जैसे पानी के पाइपलाइन की अलग पाइपलाइन की स्टाइल होती है, गैस के पाइपलाइन में गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग उसकी स्टाइल होती है, वैसे आयरन और एक लेटर से मेटल है जिसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, जिसको बोलेंगे स्लरी पाइपलाइन। तो वो जो भी आपका बिजनेस होगा लेइंग एंड ऑपरेटिंग, उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? 100% डिडक्शन। जबरदस्त। डन। चलो 12 पॉइंट हो गए। एक बार फास्टेस्ट रिकैपिचुलेशन करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इज कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क, होटल, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर, आईसीडीसीएफएस, बी कीपिंग, हनी बीज वैक्स, वेयरहाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। नेक्स्ट आप चेक करो। इट इज फ्रेंड्स सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अभी शायद आपको ये पता होगा फ्रेंड्स कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, आप मोबाइल ले लो, कंप्यूटर, वो चिप से चलता है। वो चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने एस्टैब्लिश किया, जिसको टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब वो जहां पे चिप बनाई जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक लेटर से कोई भी इक्विपमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स होंगे, उसको वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। इफ सच यूनिट इज नोटिफाइड बाय बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस, मतलब वो आपने जो भी यूनिट एस्टैब्लिश किया उसमें जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होगा, पूरा प्लांट एंड मशीनरी, पूरा फैक्ट्री का सेटअप, पूरा बिल्डिंग, उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। लास्ट आप चेक करो। It is friends developing, maintaining, operating a new infrastructure facility। मतलब अब रोड बनाने का काम करते हो, ब्रिज बनाने का काम करते हो, रेलवे सिस्टम बनाने का काम करते हो, लेटर से वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाने का काम करते हो। इन शॉर्ट, इफ यू आर वर्किंग ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट, तो उसके लिए जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको इनकर करना पड़े उसका क्या क्लेम कर पाएंगे फ्रेंड्स? डिडक्शन। बोलो क्लियर? देन फॉरेन बिजनेसेस, एक बार लास्ट टाइम फ्रेंड्स, चलो 1 2 3 गो। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, बाद में वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बाद में क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, क्रूड ऑयल, मतलब जो भी नेटवर्क, बाद में होटल, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, बाद में प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, ICDCFS, बाद में होगा बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑफ हनी बीज वैक्स, नेक्स्ट होगा वेयरहाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारे पास इट इज स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, बाद में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड लास्ट होगा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो बेनिफिट है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% आप क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट है, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक बच गया कौन सा? लैंड। इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। रेवेन्यू तो एसेट भी फुली डिडक्शन ही मिलता है, पर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आप क्या क्लेम कर पाएंगे? फुल डिडक्शन। याद करो फ्रेंड्स, हमारा डेप्रिसिएशन
10,000 के ऊपर जो भी आपने कैश पेमेंट किया, याद आ रहा है डेप्रिसिएशन में डिस्कस किया था एक्चुअल कॉस्ट में, 10,000 के ऊपर जो भी आपने कैश पेमेंट किया होगा, आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा शाहरुख खान, मतलब 0। 3 मोड ही आपको इस्तेमाल करने हैं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम विच इज अवेलेबल विद बैंक। तो जब भी आप 35AD का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो जिसका 100% डिडक्शन गवर्नमेंट आपको ग्रांट करती है, प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप फेक इनवॉइसेस ना बनाओ, आप फेक ट्रांजैक्शंस ना करो। कैश को डी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो आपका कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,000 को एक्सीड करता होगा तो उसका पेमेंट कंपल्सरी मैंडेटरी ये 3 मोड से ही होना चाहिए, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS। जरा ध्यान से, फर्दर any expenditure in respect of which payment or aggregate payment made to a person of an amount exceeding 10,000 in a day, otherwise than by account pay check, account pay draft और यूज ऑफ ECS will not be eligible for deduction। जो आपने ये 3 मोड के अलावा कोई भी मोड इस्तेमाल किया, प्रैक्टिकल है, कैश, बैरर चेक, तो फ्रेंड्स आपको उसका डिडक्शन अवेलेबल हो सकता नहीं। वी आर सो सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन। सिंपल वर्ड्स में 10,000 के ऊपर जो भी आप पेमेंट करोगे वो कंपलसरी ये 3 मोड के थ्रू ही, 3 में से कोई भी एक मोड के थ्रू ही होना चाहिए फ्रेंड्स। डन, चलो ध्यान से। फॉरेन बिजनेसेस अपना जो भी रेवेन्यू के कैपिटल कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे वो फुल डिडक्शन क्लेम करेंगे। एक छोटे से नेगेटिव लिस्ट के साथ, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 10,000 के ऊपर आपका जो भी पेमेंट होगा वो 3 मोड के थ्रू ही होना चाहिए। और फर्स्ट कौन सा, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS। अभी देखो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। फ्रेंड्स सपोज मैं होटल का बिजनेस कर रहा हूं, ओके मतलब जो हमारे 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस में है वो होटल है 2 स्टार और अबव कैटेगरी। अभी फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा है कि जो दिन और जो ईयर में मैं होटल बनाना शुरू करूंगा उस साल में होटल बन जाएगी, बिजनेस मेरा शुरू हो जाएगा? चांसेस बहुत कम है। बिल्डिंग बनने में 1, 2, 3 साल लग सकते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने काम शुरू किया था बिल्डिंग बनाने का 10 अक्टूबर 2017 को। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग रेडी कब हो गया, चकाचक मतलब यूटिलिटी के लिए फुल फ्लेज रेडी कब हो गया? इट इज ऑन 10 अप्रैल 2019, मीनिंग बाय 1920 में ये रेडी हो चुका है, बट मैंने कॉस्ट इंकर करनी शुरू की थी विच वॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ईयर 17-18। मैंने टीवी ये ईयर में थोड़ी परचेस किया होगा, पहले परचेस किया होगा, इंस्टॉल करके रेडी रखा होगा, तब जाके कस्टमर आके शुरू हो जाएंगे वहां पे स्टे करने के लिए। पता चला मैं जो कह रहा हूं? तो ये मेरा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मेरे ऑपरेशंस कमेंस होंगे 10 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स, मीनिंग दैट बाय ईयर 1920 में व्हाट अबाउट एक्सपेंडिचर व्हिच आई हैव इंकर्ड प्रायर टू माय कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, उसका क्या? चलो इसके बाद तो जो भी डिडक्शन और जो भी लेटेस्ट मैं एक्सपेंडिचर इंकर करूंगा उसका मुझे डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, सब कुछ बरोबर है। बट ये पीरियड में जो मैंने एक्सपेंडिचर इंकर किया होगा उसका क्या? लोग कहता है चिंता ना करो, ये पीरियड में जो भी आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया होगा उसका भी डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा इस ईयर में, प्रोवाइडेड आप इस चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हो, कैपिटलाइज्ड। मतलब जो भी आपने यहाँ पे जैसे 10 करोड़ रुपीस का खर्चा किया तो 10 करोड़ को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करो। तो फ्रेंड्स इस साल में, मतलब जो साल में आपने बिजनेस को ऑपरेट करना शुरू किया है, आपके बिजनेस को कमेंस किया है, उस साल में ये डिडक्शन आपको फुल 100% जो हमको नॉर्मल बेनिफिट अवेलेबल होता है वो अवेलेबल होने वाला है एज पर 35AD। ध्यान से, फर्दर expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of specified business prior to the commencement of operation would be allowed as deduction during the previous year in which the assessee commences operations। जो ईयर में मैंने ऑपरेशंस कमेंस किए फ्रेंड्स उस साल में इसका डिडक्शन मुझे अवेलेबल हो जाएगा ऑफ हिज स्पेसिफाइड बिजनेस। तो फ्रेंड्स जो भी मेरा प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर होगा, मैंने बिजनेस कमेंस किया उसके पहले का एक्सपेंडिचर होगा, मुझे अवेलेबल होगा इन हमारे एग्जांपल में ईयर 1920। द अमाउंट incurred prior to commencement should be capitalized in books of accounts of the assessee on the date of commencement of its operations। फ्रेंड्स ये एक्सपेंडिचर को जो मैंने पहले भी आपको बता दिया, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन। ध्यान में रखने का फ्रेंड्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 100% यहाँ पे बेनिफिट क्लेम कर दिया है, 100% का डिडक्शन आपने यहाँ पे क्लेम कर दिया है, तो और कोई जगह पे सेम अमाउंट का बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। ऑलवेज ध्यान में रखने का, इट इज फ्रेंड्स नो डबल डिडक्शन। एक ही चीज का दो जगह पे बेनिफिट आप क्लेम करो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स। नो डिडक्शन अंडर 10AA,
और चैप्टर 6A which is deductions which is under deduction in respect of certain incomes। तो ना आपको 10AA का बेनिफिट अवेलेबल होगा, ना डिडक्शन चैप्टर का बेनिफिट अवेलेबल होगा। सिंपल वर्ड्स में इट इज नो डबल डिडक्शन। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि सेम चीज के लिए और कोई सेक्शन और कोई प्रोविजन आपको बेनिफिट ग्रांट कर रही हो, तो फ्रेंड्स आपने यहां पे डिडक्शन क्लेम किया तो वहां पे बेनिफिट अवेल कर सकते नहीं हो। सिमिलरली ये वही चीज है फ्रेंड्स, मैं एक बार पढ़ लेता हूं आपके लिए। वेल डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर एनी असेसमेंट ईयर। तो क्या होगा? नो डिडक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से अंडर हेडिंग सी विच इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स और सेक्शन 10AA इज परमिसिबल इन रिलेशन टू सच स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। सिंपल वर्ड्स में क्या ध्यान में रखना है? नो डबल डिडक्शन। रेडी? चकाचक। चलो नेक्स्ट चेक करो। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर का आएगा। वीडियो देखा होगा तो एकदम पता चलेगा, नहीं देखा होगा तो एकदम पता चलने लगेगा, चिंता ना करो। देखो क्या हुआ अभी फ्रेंड्स, मेरा प्रॉफिट्स है बिफोर डिडक्शन, बिफोर 35 AD का डिडक्शन कितना प्रॉफिट है? लेट अस से 100 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। बरोबर समझने का ट्राई करो। 100 रुपये का मेरा प्रॉफिट है बिफोर 35 AD का डिडक्शन। एंड फ्रेंड्स मेरा जो 35 AD का डिडक्शन है वो कितना है? लेट अस से 300 रुपीज का। ओके, तो हुआ क्या? 200 का जो मेरा लॉस हुआ ना उसको बोलेंगे बिजनेस लॉस विच आई हैव इंकर्ड अंडर सेक्शन 35 AD। ये मेरा बिजनेस लॉस है, अग्री, बट वो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है। जो फॉरेन बिजनेसेस मैंने की है उसका ये बिजनेस लॉस है विच इज अंडर व्हाट? सेक्शन 35 AD। इसके प्रिंसिपल्स ऐसे हैं फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि ये आपका जो 35 AD का बिजनेस लॉस है वो खाली एंड खाली, बरोबर समझना, वो खाली एंड खाली 35 AD के बिजनेस लॉस के सामने ही सेट ऑफ हो पाएगा और कोई बिजनेस लॉस के सामने उसको हम सेट ऑफ कर पाएंगे नहीं। प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो। मेरा 35 AD का बिजनेस लॉस है वो मैं खाली एंड खाली 35 AD के बिजनेस प्रॉफिट के सामने ही सेट ऑफ कर पाऊंगा, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के सामने ही सेट ऑफ कर पाऊंगा और नॉर्मल बिजनेस के सामने उसको मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा नहीं। मतलब आप समझो, सपोज मेरे दो 35 AD के बिजनेस है। एग्जांपल के तौर पे एक होटल है, एक हॉस्पिटल है। ओके, होटल में लॉस हुआ 300 का, हॉस्पिटल में प्रॉफिट हुआ 500 का, तो ये लॉस मैं खाली यहां पे सेट ऑफ कर पाऊंगा। सपोज इसके अलावा मेरा कोई और नॉर्मल बिजनेस है जिसमें मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? लेट अस से 1000 रुपीज का, तो ये लॉस मैं यहां पे सेट ऑफ कर सकता नहीं हूं बिकॉज गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए है, गवर्नमेंट आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन के साथ ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स आपके होंगे कि ये जो भी आपका बिजनेस लॉस होगा, 35 AD का बिजनेस लॉस होगा, वो खाली एंड खाली ऑनली एंड ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने ही सेट ऑफ हो पाएगा, वो और कोई नॉर्मल बिजनेस के सामने सेट ऑफ हो सकता नहीं है। 2-3 बात निकली है तो बता ही देता हूं फ्रेंड्स। 35 AD का जब बिजनेस लॉस की बात आएगी तो उसको मैं बिजनेस लॉस के सामने सेट ऑफ कर पाऊंगा, अग्री, बट जब कैरी फॉरवर्ड की बात आएगी ना फ्रेंड्स, जैसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंटली मैं बोलूंगा, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, याद आ रहा है कुछ आपको? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आगे भविष्य में और भी चीज उसमें ऐड करूंगा, अभी नहीं। एंड 35 AD का बिजनेस लॉस फ्रेंड्स आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनलिमिटेड मतलब आप समझो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। फ्रेंड्स नॉर्मल बिजनेस लॉस ना, नॉर्मल बिजनेस लॉस उसको आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो ना, 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते वो 8 साल में लैप्स हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जब आप सेट ऑफ नहीं कर सकते तो लैप्स हो जाएगा। तो कहता है 35 AD का बिजनेस लॉस अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, गजब। बट रिस्ट्रिक्शन क्या ये कि 35 AD का बिजनेस लॉस मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस वो खाली स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है और कोई बिजनेस नॉर्मल बिजनेस उसको हम सेट ऑफ कर पाएंगे नहीं। इतना ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। लॉस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एंड लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। Loss of assessee claiming deduction under section 35 AD in respect of specified business can be set off against profit of another specified business as per section 73 capital A, irrespective whether it is eligible for deduction or not. Simple words में ध्यान में रखो, जो मेरा specified business loss होगा वो खाली एंड खाली specified business के सामने ही इसके losses को मैं set off कर पाऊंगा और कोई भी income के सामने इसको मैं set off कर पाऊंगा और कोई भी normal business के income के सामने उसको मैं set off कर पाऊंगा नहीं। फ्रेंड्स डन। हम क्वेश्चन सॉल्व करें, रादर आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसके पहले
35AD बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अलग अलग 14 बिजनेसेस है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर फुल डिडक्शन 100% आपको अलग होगा। छोटा सा नेगेटिव लिस्ट, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 चीज के ऊपर आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, सो सॉरी। 10,000 के ऊपर जो भी आप पेमेंट करोगे कंपल्सरी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS के थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑपरेशंस आपने स्टार्ट किए, बिजनेस आपने कमेंस किया, उसके पहले का एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करो तो जाके उसका फुल डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नो डबल डिडक्शन, दो बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं हो सकते। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 35D कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। वापस एक बार डिस्कशन इसका आएगा ही आएगा, वीडियो देख लिया होगा तो पता होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, नहीं देखा होगा तो आगे आएगा, कोई चिंता ना करो फ्रेंड्स। एक छोटा सा क्वेश्चन 2 पेज में है, तो आप ये पेज अभी पॉज करके, ये पेज अभी पॉज करके एकदम ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करोगे, बाद में ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। डन? पक्का प्रॉमिस? बोलो फ्रेंड्स, ट्राई किया क्वेश्चन? मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ फ्रेंड्स पता है आपको? ऑलवेज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फोर्स तो नहीं कर सकता आपको कभी, बट रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ऐसे क्वेश्चन खुद से आएंगे फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में, तब थोड़ा थोड़ा रफ वर्क अब किया होगा ना फ्रेंड्स, तो तब बहुत ईजी हो जाएगा। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ ध्यान से। अभी भी किसी ने ना किया हो तो खुद से एक बार सॉल्व कर दो, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करना है। मिस्टर ए commenced operations of businesses of setting up a warehousing facility for business आया, warehousing facility for storage of food grain, मतलब agriculture produce, sugar specifically warehousing facility for sugar, edible oil ना, ये नहीं था, फूड ग्रेन था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शुगर था, स्पेसिफिकली बिजनेस था, एडिबल ऑयल नहीं था। मतलब देखो आपने 3 वेयर हाउस बनाए होंगे, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर फूड ग्रेन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एडिबल ऑयल। तो फ्रेंड्स उसमें जो फूड ग्रेन होगा ना एलिजिबल फॉर डिडक्शन, उसमें जो शुगर होगा ना वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, एंड उसमें जो एडिबल ऑयल होगा नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इतना दिन में रहेगा। चलो नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2019, वेरी गुड, ही इंकर्ड एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया है 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, हम टाइम टू टाइम उसको लिखते जाए तो वापस एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए हमको पढ़ना ना पड़े फ्रेंड्स। ओके चलो मैं शुरू करता हूं इसका सॉल्यूशन यहां पे। चलो अभी फ्रेंड्स हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ओके, दो स्पेसिफाइड बिजनेस, वन इज वेयर हाउसिंग फॉर फूड ग्रेन्स, सेकंड इज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर यू हैव इंकर्ड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी, वापस एक बार देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ वापस एक बार देख लेते हैं। इट इज फ्रेंड्स 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब 80, 60 हमारे फूड ग्रेन के लिए, शुगर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 80, 60। यहां पर लिख देता हूं फ्रेंड्स 80 लाख एंड 60 लाख इज फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? चलो हमारा जो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर दो। इट इज फ्रेंड्स नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस एक्सपेंडिचर 35AD में जो कवर होता नहीं है फ्रेंड्स। डन? उसका कुछ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया है, उसका कुछ फ्रेंड्स हमने इंकर किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट अमाउंट, एक बार हम अमाउंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अमाउंट इज रुपीज व्हाट 50 lakhs, so that amount we have paid 50 lakhs of rupees। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अरे बाप रे बाप, लैंड का तो रिडक्शन मिलेगा नहीं, खाली बिल्डिंग का मिलेगा, वैल्यू अवेलेबल होगी। आप क्वेश्चन पढ़ के बैठे होंगे तो पता होगा लैंड की वैल्यू अलग से हमारे पास अवेलेबल है। ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 2019 टू मार्च 2019, मतलब ये प्रायर टू बिजनेस कमेंसमेंट हमारा एक्सपेंडिचर हुआ एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेसेस एंड कैपिटलाइज्ड, इट वाज अ कंडीशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ योर एक्सपेंडिचर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
दिस सेम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019। तो फ्रेंड्स 1920 में इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा एंड बिजनेस भी आप उस दिन ही कमेंस कर रहे हो विच इज प्रीवियस ईयर 1920। तो इस साल में क्या क्लेम कर पाएंगे उसका डिडक्शन एंड ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कैपिटलाइज भी कर दिया है। सो सारी कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो चुकी है। डन। तो ये 80 लाख का डिडक्शन डेफिनेटली आप क्लेम कर पाएंगे, 6 लाख डिडक्शन डेफिनेटली आप क्लेम कर पाएंगे, बट उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड भी है जो आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। आगे चेक करो। The cost of land included in the above figures is 50 lakhs, 40 lakhs, 30 lakhs रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स ये 40, 50, 30 कॉस्ट ऑफ लैंड है। लैंड के ऊपर ना डेप्री मिलेगा ना 35AD का आपको डिडक्शन मिलेगा, तो ये भूल जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमने 50, 40, 30 इज व्हाट अवर कॉस्ट ऑफ लैंड। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे मैं लेस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ लैंड, इट इज 50, 40 एंड 30। ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस लेटर से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं था, नॉन स्पेसिफाइड जो बिजनेस है उसके लिए हमको क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ लैंड वापस एक बार लेस कर दूंगा बिकॉज उसके ऊपर हमको डेप्री अवेलेबल होने वाला नहीं है। इट वॉज 40, 50, 30। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 30 lakhs को लेस कर दूंगा विच इज कॉस्ट ऑफ लैंड। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, अगेन नॉट एलिजिबल फॉर एनी 35AD का डिडक्शन। चलो, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, हमारा ईयर की बात हो रही है 1920, ही इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 lakhs, 15 lakhs, 10 lakhs रिस्पेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स 20, 15, 10 का आपने क्या इंकर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीनों तीन का कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। For extension reconstruction of building which was purchased and used exclusively for the above businesses। तो ये बिल्डिंग का जो भी आपने लेटर से रिकंस्ट्रक्शन के एक्सटेंशन करवाया उसका डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा 20, 15 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में एनहांसमेंट आया, इसके ऊपर हमको 35D का डिडक्शन डेफिनेट बेसिस के ऊपर अवेलेबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देता हूं वापस एक बार, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने जो किया है वो अमाउंट वाइज इट इज फ्रेंड्स 20 lakhs of rupees, then it is friends 15 lakhs of rupees शुगर के लिए, and then friends 10 lakhs of rupees यहाँ पे it is plus capital expenditure of rupees what 10 lakhs। बोलो कोई तकलीफ ना, चकाचक रेडी। चलो आगे बढ़ो। कंप्यूट इनकम अंडर हेड पीजीबीपी फॉर असेसमेंट 2021। तो हमको क्या करना है, पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करनी है एंड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। जो कोई लॉस आया तो उसको कैरी फॉरवर्ड कितना होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी होगी। अज्यूमिंग दैट मिस्टर ए हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस स्पेसिफाइड फॉर द क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर 35AD। तो जो भी कंडीशन है सारी कंडीशन उसे सेटिस्फाई कर दी है। कौन सी कंडीशन है आगे आएगी फ्रेंड्स, देखो बताऊं खाली ग्लिप्स अदर कंडीशंस। तो ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी तब जाके 35D का फुल एक्सक्लूसिव डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। डन। बट यहाँ पे तो सारी कंडीशन आपने फुलफिल कर दी है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है एंड हैज नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर हेडिंग C व्हिच इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। मतलब देयर इज नो डबल क्लेम ऑफ एनी बेनिफिट और एनी डिडक्शन। तो फ्रेंड्स ये 35D एक्सक्लूसिवली आपको अवेलेबल हो जाएगा। The profit from business of setting up a warehousing facility for storage of food grain, sugar, edible oil। मतलब what is available to us is now profits। इस बिजनेस में से मुझे कितना प्रॉफिट्स हुआ उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 35AD एंड 32। मतलब ना डेप्रिसिएशन की इंपैक्ट इस अमाउंट्स के ऊपर है ना 35AD के डिडक्शन की इंपैक्ट इस अमाउंट्स के ऊपर है। तो 16 lakhs, 14 lakhs, 31 lakhs हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसमें ना 35AD का डिडक्शन हमने क्लेम किया है ना 32 का डेप्रिसिएशन की इंपैक्ट इसमें अवेलेबल है। ओके, फॉर असेसमेंट 2021 व्हिच इज प्रीवियस 1920 प्रॉफिट्स आर व्हाट 16 lakhs फर्स्ट बिजनेस के लिए जो एलिजिबल है फूड ग्रेन का वेयरहाउसिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 14 lakhs शुगर की वेयरहाउसिंग फैसिलिटी एंड एडिबल ऑयल व्हिच इज 31 lakhs। तो ये प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है। अज्यूम इन रिस्पेक्ट of expenditure incurred the payments are made by account pay check or use of ACS through bank account। परफेक्ट assumption है, तो ये हमको डिडक्शन कंप्यूट करना होगा फ्रेंड्स ना। तो पहले डिडक्शन कितना मिलेगा उसका एक व्यू ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो एक थोड़ा आपको पता चल जाए। यहाँ पे फ्रेंड्स ये डिडक्शन हमारा होगा सेक्शन 35AD का, तो यहाँ पे लिख देता हूं इट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया है फुल एब्सोल्यूट आपको डिडक्शन के तौर पे अवेलेबल होगा व्हिच इज 80 lakhs minus 50 lakhs
प्लस 20 lakhs विच इज 50 lakhs। ये फुल डिडक्शन फ्रेंड्स हमको 35 AD का अवेलेबल होगा। डन। चलो नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज 60 lakhs माइनस 40 lakhs प्लस 15 lakhs कम्स टू व्हाट 35 lakhs का। यहाँ पे आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा हो गया 50 lakhs का डिडक्शन, सेकंड हमारा हो गया 35 lakhs का डिडक्शन। अभी फ्रेंड्स हमारे पास प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट्स है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर 35 AD। यहाँ पे डेप्री का सच मिलेगा नहीं बिकॉज हमको पता है 35 AD जो आपने क्लेम किया, तो डेप्रिसिएशन और कोई बेनिफिट और कोई डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो प्रॉफिट्स आर बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। ओके, तो कितना मेरा प्रॉफिट्स है एक बार इंफॉर्मेशन हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन 16 lakhs है, 14 lakhs है। तो 16 lakhs 14 lakhs इज माई प्रॉफिट्स। यहाँ पे मेंशन कर दूं 16 lakhs ऑफ रुपीज एंड 14 lakhs ऑफ रुपीज, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। माइनस हम करेंगे फ्रेंड्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। फर्स्ट केस में 50 lakhs ऑफ रुपीज हमारा डिडक्शन है, सेकंड केस में फ्रेंड्स 35 lakhs ऑफ रुपीज का हमारा ये डिडक्शन है। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो लॉस बचेगा वो क्या होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 35 AD। चेक करो, फर्स्ट केस में 16 lakhs माइनस 50 lakhs इट कम्स टू 34 lakhs ऑफ रुपीज का लॉस इंकर हुआ। सेकंड केस में 14 lakhs माइनस 35 lakhs कम्स टू 21 lakhs का हमारा लॉस हुआ फ्रेंड्स। डन। चलो शायद 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 इस बिजनेस में प्रॉफिट्स है, एग्जांपल के तौर पे है, रियल टर्म्स में प्रॉफिट ही है, अब समझो। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है, क्या ये लॉसेस जो हमने इंकर किए 34 प्लस 21 यहां पे मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा? क्वेश्चन पता चला मेरा टोटल लॉस कितना हो गया, 34 प्लस 21 कम्स टू व्हाट 40, सॉरी इट इज 55 lakhs रुपीज का जो भी मेरा लॉस हुआ वो मैं यहां पे सेट ऑफ कर पाऊंगा? ना ना ना, बिकॉज स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 35 AD वो खाली स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के सामने ही सेटअप हो पाएगा और कोई भी नॉर्मल बिजनेस के सामने सेटअप हो पाएगा नहीं। पे याद है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, तो ये जो भी मेरा लॉस है वो खाली स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के सामने ही सेटअप के लिए एलिजिबल है, बाकी नॉर्मल बिजनेस इनकम के सामने उसको मैं सेटअप कर सकता नहीं हूं। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ये स्पेसिफाइड बिजनेस कहां पे है, अंडर सेक्शन 35 AD। जो मुझे कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। जो मुझे कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। इसको मैं नॉर्मल जो मेरा एडिबल ऑयल का बिजनेस है उसके मैं सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। बोलो क्लियर, डन। चलो अभी मेरा एडिबल ऑयल का बिजनेस होगा उसका क्या होगा फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड अब चेक करो, जो फर्स्ट था वो बिल्डिंग एंड लैंड के बारे में था, लैंड की वैल्यू लेस कर दी एंड ये बिल्डिंग के ऊपर आपने कुछ रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करवाया था, तो ये बिल्डिंग के बारे में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट इज 50 lakhs माइनस 30 lakhs प्लस 10 lakhs कम्स टू व्हाट 30 lakhs। डन। इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन हम जब कैलकुलेट करेंगे ये होगा डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। मुझे बताने की जरूरत है फ्रेंड्स आपको कि ये डेप्रिसिएशन जो हमारा कैलकुलेट होगा वो बिल्डिंग का कौन सा रेट 5 के 10 बिजनेस यूज है, इट इज 10%। ओके, तो हमारा जो डेप्री आएगा इट वुड बी 10% कम्स टू व्हाट 3 lakhs ऑफ रुपीज। मतलब करंट ईयर का हमारा डेप्री कितना हो गया 3 lakhs ऑफ रुपीज। फ्रेंड्स मेरा प्रॉफिट कितना है इस बिजनेस में से, मेरा प्रॉफिट है विच इज बिफोर डेप्रिसिएशन। मेरा प्रॉफिट जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन से वो आपको बता दूं, मेरे प्रॉफिट्स को इट इज फ्रेंड्स 31 lakhs ऑफ रुपीज मेरा इस बिजनेस में से प्रॉफिट हुआ। तो फ्रेंड्स 31 lakhs यहाँ पे मेंशन कर दूं मैं, 31 lakhs मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हो गया। उसमें से डेप्री अंडर सेक्शन 32 मैं माइनस कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो 3 lakhs मैंने लेस कर दिया, उसके बाद जो बैलेंस मेरे पास अवेलेबल हुआ विच इज 31 lakhs माइनस 3 lakhs कम्स टू व्हाट 28 lakhs। मेरा क्या हो गया इनकम अंडर हेड PGBP। तो फ्रेंड्स मुझे इंफॉर्मेशन पूछी गई थी कि व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड PGBP। इट इज 28 lakhs ऑफ रुपीज मेरे टैक्सेबल होंगे अंडर हेड PGBP। एंड ये जो दो लॉसेज है जो मैंने इनकर किए हैं 34 lakhs 21 lakhs वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा। एंड जब ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है फ्यूचर में जब मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसके सामने ये डिडक्शन ये जो लॉसेज है उसको मैं सेट ऑफ करने वाला हूं। बोलो क्लियर, डन। ऐसा कुछ खास क्वेश्चन में था नहीं, बट ध्यान रखना पड़ता है छोटे छोटे पॉइंट्स को जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे फ्रेंड्स खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए ना, आप मुझे
एग्जाम के बाद याद करोगे फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंटली मैं कह रहा हूं, मैं प्रोविजंस आपकी लाइफ में जबरदस्त मजबूत कर दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की खुद से करनी चाहिए पहले, बाद में ही आगे का वीडियो देखना चाहिए फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपके लिए आ चुका है, पॉज करके ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोई चीटिंग नहीं। चलो 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 खुद से पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, हो गया सॉल्व, मैं ट्राई करता हूं। मिस्टर सूरज, a proprietor, commenced operations of business of a new 3-star hotel in Madurai, Tamil Nadu on 1st April 2019. हमारा ईयर 1920 में उसने ये अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किए। He incurred capital expenditure of rupees 50 lakhs during period January 2019 to March 2019 exclusively for the above business. मतलब बिजनेस कमेंस हुआ, ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके पहले का ये एक्सपेंडिचर है। एंड कैपिटलाइज, बहुत जरूरी कंडीशन, कंपलसरी फुलफिल करनी पड़े तब जाके डिडक्शन आपको उसका अवेलेबल हो सकता है। एंड दिस सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1st April 2019, तो इट इज एलिजिबल फॉर व्हाट, डिडक्शन। तो फ्रेंड्स ये जो भी 50 लाख है उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। फर्दर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, करंट ईयर में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, ही इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, out of which 1.5 करोड़ was for acquisition of land। तो फ्रेंड्स देखो 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ तो चल बसे, तो कितने बचे, 0.5 करोड़, मीनिंग 50 लाख रुपए का नया डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता है, होने वाला है एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस। तो पूरा 50 लाख जो एडिशनल आपने ड्यूरिंग प्रीवियस 1920 इंकर किए वो भी डिडक्शन की एलिजिबिलिटी रखता है। फ्रेंड्स तो आंसर हम कंटिन्यू करें तो देखो ये हमारा एग्जांपल जिसका ये सॉल्यूशन, फ्रेंड्स आपने जो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया था 50 लाख रुपए का, वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन, नया 50 लाख रुपए का किया, बट ये कैसे आया, 2 करोड़ माइनस 1.5 करोड़, अल्टीमेटली आपका 1 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A। आगे चेक करो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन में क्या है, कंप्यूट इनकम अंडर हेड पीजीबीपी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर 1920 के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सॉरी हमको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है अंडर हेड पीजीबीपी, अज्यूमिंग दैट ही हैव फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस स्पेसिफाइड फॉर क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। मतलब 35AD की जो भी कंडीशंस है वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी है, वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है, एंड हैज not claimed any deduction under chapter 6A under heading C, which is deduction in respect of certain incomes। मतलब there is no double deduction in this situation। तो फ्रेंड्स ये डिडक्शन आपको डेफिनेटली बेसिस के ऊपर अवेलेबल होगा, हमको कंप्यूट करना है इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। आओ जरा आगे चेक करो, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेसेस ऑफ रनिंग ऑफ दिस होटल, जो होटल आपने शुरू की उसके प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 35AD फॉर असेसमेंट 2021, मीनिंग द प्रीवियस 1920, इट इज व्हाट 25 lakhs। मतलब आपका जो प्रॉफिट इस बिजनेस में से हुआ इट इज व्हाट सिंपली 25 lakhs। फ्रेंड्स आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आपने इंकर किया वो 1 करोड़ रुपीस का है। आपका प्रॉफिट्स कितना है इस बिजनेस में से, प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस जो आपने किया है वो प्रॉफिट कितना है, वापस एक बार इंफॉर्मेशन चेक कर लो, इट इज फ्रेंड्स 25 lakhs ऑफ रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ है। अभी 25 lakhs के प्रॉफिट के सामने फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो 1 करोड़ का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो माइनस कर दूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, वो तो कितना लेस होगा फ्रेंड्स 1 करोड़, जो नेगेटिव हमारे पास 75 lakhs बचेगा वो क्या होगा, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। डन। तो ये मुझे कंपल्सरी कैरी फॉरवर्ड करना होगा, जो और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास इसके सेट ऑफ की अवेलेबल नहीं है। तो बिकॉज आपको पता ही है कि 75 lakhs का जो भी मेरा लॉस हुआ है फ्रेंड्स, वो मैं खाली स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकता हूं, और कोई इनकम के और कोई नॉर्मल बिजनेस इनकम के सामने इसको मैं सेट ऑफ कर सकता नहीं हूं। आगे चेक करो, अज्यूम दैट ही ऑल्सो हैव अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, और कोई बिजनेस है, अभी देखना पड़ेगा नॉर्मल बिजनेस है कि स्पेसिफाइड बिजनेस है। चलो मुझे बताओ, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट दिया होता तो ये सेट ऑफ नहीं कर सकता, बट स्पेसिफाइड बिजनेस होगा तो डेफिनेटली इस लॉस को वहां पे सेट ऑफ कर पाएंगे। ऑफ रनिंग ऑफ 4-star होटल, ये 4-star होटल मतलब 14 स्पेसिफाइड बिजनेस में से आपका ये बिजनेस है इन कोयम्बतूर इंडिया में पड़ता है फ्रेंड्स।
which commenced operations 12 years back, भले 12 years back हो कोई फर्क नहीं पड़ता, from the profits which are 120 lakhs of rupees from for assessment year 2021, मतलब previous year 1920 का हमारा प्रॉफिट कितना है वो स्पेसिफाइड बिजनेस में से 120 लाख। हमारा तो काम हो गया फ्रेंड्स। देखो हमारा जो प्रॉफिट है फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, वो तो फ्रेंड्स हमारा 120 lakhs रुपीस का है। ओके, वापस एक बार चेक कर लो, इट इज 1 crore 20 lakhs, इट इज 120 lakhs ऑफ रुपीस। डन। एंड हमको जो ये लॉस यहाँ पे सेट ऑफ करना होगा, इट इज लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, वो तो कितना है 75 lakhs रुपीस का है। ओके, तो जो नेगेटिव मतलब जो पॉजिटिव बचेगा 120 माइनस 75, जो 45 lakhs रुपीस हमारे पास अवेलेबल हुए वो क्या होगी फ्रेंड्स, हमारी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। बोलो क्लियर? कोई तकलीफ फ्रेंड्स? बट करना क्या है वो तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था कि पीजीबीपी की इनकम हमको कंप्यूट करनी है। ऑल्सो अज्यूम दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड वर पेड बाय अकाउंट पे चेक और यूज ऑफ ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट। ये हमारी बेसिक कंडीशन है कि 10,000 के ऊपर आपका जो भी खर्चा होगा वो 3 मोड से ही आपको पे करना होगा, 3 में से कोई भी एक मोड से आपको पे करना होगा, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, बोलो लास्ट यूज ऑफ ईसीएस। डन। तो ये हमारा 45 lakhs जो भी प्रॉफिट आया वो मेरे करंट ईयर का पीजीबीपी का फाइनल इनकम हो गया। डन। चलो 35 AD में आगे बढ़ते हुए कुछ अदर कंडीशंस है फ्रेंड्स जो हमको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इफ वी वांट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। क्या कंडीशंस है थोड़ा ध्यान से। इट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो फ्रेंड्स, वेयर एनी गुड्स और सर्विसेज हेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस आर ट्रांसफर्ड टू एनी अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी और वाइस वर्सा। मतलब देखो ऐसा हुआ है, स्पेसिफाइड बिजनेस से अदर बिजनेस, गुड्स सर्विसेज, ये बिजनेस और कोई बिजनेस को दे रहा है और कोई बिजनेस इस बिजनेस को दे रहा है। तो वी आर ट्रांसफरिंग सम गुड्स और सर्विसेज from specified business to other business, from other business to specified business. And if consideration for such transfer, obviously friend there has to be a consideration. And if that consideration does not correspond with the market value of the goods or services, मतलब जिस प्राइस से गुड्स ट्रांसफर किए गए, जिस प्राइस से सर्विसेज ट्रांसफर की गई वो जो फेयर मार्केट वैल्यू से नहीं है, if it is not representing the market value of goods or services, then क्या होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड एज इफ ट्रांसफर वाज मेड एट विच प्राइस, मार्केट प्राइस। सिंपल वर्ड में फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि स्पेसिफाइड बिजनेस अदर बिजनेस को, कि अदर बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस को जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेटर से इंटर ट्रांसफर कर रहे होंगे तो ये कौन सी प्राइस से होना चाहिए, इट हैज टू बी एट इट्स फेयर मार्केट प्राइस। फ्रेंड्स क्यों ऐसा, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल में, विच इज ट्रांसफर प्राइसिंग। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अभी इतना ध्यान रखो हमारे लेवल के ऊपर फ्रेंड्स ये एफएमवी से होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ये प्रोविजन क्यों लाई उसके लिए एक लेवल आपको अप होना पड़ेगा सीए फाइनल। डन। तो वहां पे डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो। तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस अदर बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कंपल्सरीली वो कंपल्सरीली फेयर मार्केट वैल्यू से होना पड़ेगा। नेक्स्ट अब चेक करो, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। फ्रेंड्स देखो सीए के बिना आप 35 AD का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी लोग 35 AD का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं उनको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, उनको अपना अकाउंट्स कंपल्सरी बेसिस के ऊपर ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये प्री कंडीशन है ऑडिट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, असेट टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर 8 years। आगे 32 AD था, याद आ रहा हो तो फ्रेंड्स आपको 32 AD याद क्या आ रहा होगा, याद रखना ही है, मैंडेटरी है फ्रेंड्स। 32 AD में आप असेट को 5 साल तक ट्रांसफर सेल नहीं कर सकते। जब बात आती है फ्रेंड्स 35 AD की, यहां पे आपको 8 साल तक असेट को सेल करनी नहीं है, असेट को ट्रांसफर करनी नहीं है फ्रेंड्स। डन। चलो, इफ असेट इज डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड और ट्रांसफर्ड फॉर विच अ डिडक्शन हैज बीन अलाउड, जो आपने ऐसा कुछ भी किया, डिमोलिशन, डिस्ट्रॉइंग, डिस्कार्डिंग, ट्रांसफरिंग, तो फ्रेंड्स आपको जो भी अमाउंट रिसीव होगी दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर व्हाट हेड पीजीबीपी। मतलब पूरा सेल्स प्राइस, आप समझो असेट मेरी 5 लाख की थी, मैंने उसको 50 लाख में बेची, तो पूरा मेरा सेल्स प्राइस होगा ना वो मेरा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। तो सिंपल वर्ड में
उसका जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो मुझे यहाँ पे पीछे पीरियड में टैक्सेबल करना पड़ेगा। इतना हमको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। देन अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना फ्रेंड्स। असेट यूज्ड फॉर एनी अदर बिजनेस अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग 8 years। आपने क्या किया, असेट को सेल कर दिया होता तो बात अलग होती, बट आपने क्या किया, आपके स्पेसिफाइड बिजनेस से अदर बिजनेस में असेट को ले गए। पता चला, आपने असेट 35AD के बिजनेस पर्पस के लिए परचेस किया था, डिडक्शन क्लेम कर दिया 100%, बाद में वहां पे नहीं यूज करते हो 8 साल के लिए, कोई और बिजनेस में उसको ट्रांसफर करके ले आते हो, तो क्या करने का। बरोबर समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में। मैंने असेट को परचेस किया था स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, कितने में परचेस किया था, 1 लाख रुपए में परचेस किया था। डिडक्शन कितना क्लेम किया होगा, इट्स एक्चुअल कॉस्ट इज 1 लाख रुपए, उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD वो भी कितना क्लेम किया होगा, ऑब्वियसली 1 लाख ऑफ रुपी। तो ये असेट मुझे 8 साल तक ट्रांसफर नहीं करनी है, रिक्वायरमेंट है लॉ की, कंडीशन है लॉ की। बट तो भी मैंने क्या किया, ये असेट जिसका डिडक्शन मैंने 100% क्लेम कर दिया था, उसको मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉर्मल बिजनेस में ले आया। विदिन 8 years मैं उसको नॉर्मल बिजनेस में ले आया, तो क्या उसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो हमको समझना है। लॉ कहता है मना किया था 8 साल तक ट्रांसफर मत करो, तो भी आपने कर दिया। अब बताते अभी क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स, आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना, 1 लाख रुपए। कितने साल तक असेट को यूज किया, सपोज 1 साल तक असेट को यूज किया था, कितना रेट ऑफ डेप्री था, तो क्या सपोज 15% वॉज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सपोज ये मेरा जो असेट था, इट वॉज फ्रेंड्स लेट अस से प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने परचेस किया था, एलिजिबल फॉर 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बट ये डिडक्शन तो मैंने 35AD में क्लेम किया होगा, तो फ्रेंड्स एसएस कोई डिडक्शन डेप्री का क्लेम करने का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आपका ध्यान सखत रिक्वायर्ड प्लीज फ्रेंड्स। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, नॉर्मल जो उसके ऊपर मुझे डेप्री मिलता वो 15% का मिलता। एक्चुअल कॉस्ट जो असेट की थी 1 लाख रुपए की थी, उसका ऊपर मैंने पूरे डिडक्शन 1 लाख रुपए का क्लेम कर दिया था अंडर सेक्शन 35AD। एंड मैं ये असेट को नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर देता हूं विदिन 8 years। क्या उसकी ट्रीटमेंट है, क्या उसका इंपैक्ट है, क्या उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है, उसको बरोबर समझो। लॉ ने क्या बोला, आपकी एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख रुपए है, मैंने बोला हाँ 1 लाख रुपए डिडक्शन में 1 लाख रुपए का उसमें से क्लेम भी कर दिया है। लॉ ने बोला स्मिथ उसके ऊपर तू डेप्री क्लेम करता तो कितना होता, मैंने बोला असेट को 1 साल के लिए यूज किया है, तो नॉर्मल डेप्री आप कंसीडर करते तो 15,000 रुपीज होता। ओके, एंड ये 85,000 रुपीज मेरा बैलेंस बचता। लॉ ने बोला कि ये 85,000 रुपीज जो तुम्हारे पास बैलेंस बचा है ना, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसा तो नहीं मिलता, बट सपोज ये असेट को 35AD के लिए हमने परचेस ना किया होता तो डेप्री मिलता है, एंड वो क्लेम करना कंपलसरी है। तो ये 85,000 हमारा हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। तो समझे, 1 लाख लोन टैक्सेबल नहीं किया, ये असेट को मैंने बेच दिया ना, समझो असेट को मैंने बेच दिया, तो हमने अभी डिस्कस किया उसकी जो भी सेल वैल्यू होगी, उसका जो भी मुझे अमाउंट रिसीव होगा वो पूरा हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल। असेट को मैंने डिस्ट्रॉय ने, ट्रांसफर ने, डिस्कार्ड ने, कोई भी मोड से बेचा, तो ये पूरा पैसा जो मुझे रिसीव होगा वो हेड पीजीबीपी में फुल्ली टैक्सेबल। बट फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ये स्पेसिफाइड बिजनेस से ये असेट को मैं अदर बिजनेस में ले गया। स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35AD का था उसमें से ये असेट को मैं अदर बिजनेस में ट्रांसफर करता हूं, अदर बिजनेस में उसको शिफ्ट कर दिया, तो विद इन 8 years क्या करूं। लॉ ने बोला कि जो उसका नॉर्मल डेप्री है वो तुम एक्चुअल कॉस्ट में से लेस करो, बिकॉज वो असेट नॉर्मल बिजनेस के लिए होती तो उतना डेप्री तो मिलता। तो लॉ ने 15,000 का डेप्री मुझे लेस करने को बोला, एंड ये 85,000 रुपीज को मैं हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल करने वाला हूं। डन। अभी बात आती है हमारे नॉर्मल बिजनेस की। फ्रेंड्स नॉर्मल बिजनेस के ब्लॉक ऑफ असेट में मैं इस असेट को ऐड करूंगा एज एक्चुअल कॉस्ट। पता चला, इस असेट को मैं ऐड करूंगा एज एक्चुअल कॉस्ट। ये जो 85,000 की टैक्सेबिलिटी यहां पे रखी गई है, सेम यहां पे मेरा बन जाएगा 85,000 रुपीज का एक्चुअल कॉस्ट, एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर मुझे क्या एलिजिबिलिटी आएगी, डेप्रिसिएशन। एक्जेक्टली समझे फ्रेंड्स, अब परफेक्ट कैलकुलेशन।
असेट मेरी 1 लाख रुपए की थी, तो उसको मैं बेच देता हूं, तो जो भी मेरा प्राइस रिसीव होगा वो फुल्ली टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। 1 लाख की असेट 20,000 में बेची तो भी टैक्सेबल, 1 लाख की असेट 50 लाख में बेची तो भी फुल्ली जो भी अमाउंट मैंने रिसीव की वो टैक्सेबल। बट ये असेट मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं मेरे स्पेसिफाइड बिजनेस में से नॉर्मल बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बिजनेस में शिफ्ट कर रहा हूं। तो लॉ ने क्या बोला कि ये तुम्हारा जो भी एक्चुअल कॉस्ट है एसेट का, उसमें से रिलेटिवली डेप्री लेस कर दो। 2 साल एसेट यूज की होती तो 2 साल का रिलेटिवली डेप्री लेस करता, 5 साल का एसेट यूज की होती तो 5 साल का डेप्री डब्ल्यूडीवी कंप्यूट करके मैं लेस करता, एंड जो मेरे पास फाइनल बैलेंस बचता वो मेरा हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होता, एंड यही प्राइस मेरी बन जाती एक्चुअल कॉस्ट फॉर माय अदर नॉर्मल बिजनेस, जिसके ऊपर मुझे क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन। आई थिंक आप समझे एग्जैक्टली जो मैं करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। डन, चेक करो अभी थियरी। असेट यूज्ड for any other business other than specified business during 8 years, क्या consequences? डिडक्शन जो आपने क्लेम किया है वो 1 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया, लेस डेप्रिसिएशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। मतलब जो डिडक्शन आपने क्लेम किया था 1 लाख रुपए का, जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से मैं डेप्री को रिलेटिवली लेस कर दूंगा, जो बैलेंस बचेगा वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इन एनी अदर बिजनेस वुड बी व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट लेस व्हाट, डेप्रिसिएशन। तो क्लियर, सिमिलर। अब देखो तो यही यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी वो एज इट इज आने वाली है, बिकॉज आपका डिडक्शन कितना है, इट इज 100% ऑफ योर एक्चुअल कॉस्ट। इसके ऊपर का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, आप पहले खुद से सॉल्व करोगे। पता चला ना फ्रेंड्स, ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इसको परफेक्ट समझाने का ट्राई किया। 1 लाख की असेट है जो नॉर्मल बिजनेस में आप ट्रांसफर कर देते हो, तो 1 लाख माइनस जो रिलेटिवली डेप्री होगा उसको लेस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसका टैक्सेबल हेड पीजीबीपी में, एंड वही हमारा क्या बन जाएगा वहां पे, एक्चुअल कॉस्ट। डन, चकाचक, एकदम मजबूत। चलो खुद से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, बाद में हम आगे का डिडक्शन कंटिन्यू करेंगे। चलो चलो चलो, खुद से सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। चलो फ्रेंड्स, आ गया सॉल्यूशन, मैं ट्राई करता हूं ध्यान से। मिस्टर अर्णव इज अ प्रोप्राइटर हैविंग 2 यूनिट्स। यूनिट ए कैरीज ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। स्पेसिफाइड बिजनेस है 14 में। तो यूनिट ए क्या कर रहा है फ्रेंड्स, 35 एडी का स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा है। यूनिट बी कैरीज ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। तो यूनिट बी क्या कर रहा है फ्रेंड्स, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, इट इज डूइंग नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। यूनिट ए commenced operations on 1st April 2018। यूनिट ए ऑलरेडी 18-19 में स्टार्ट हो चुका है, एंड इट क्लेम्ड डिडक्शन ऑफ ₹100 lakhs incurred on purchase of 2 buildings for 50 lakhs each। 2 बिल्डिंग परचेस किए थे, 50-50 के, टोटल 100 lakhs का मतलब 1 करोड़ का डिडक्शन ऑलरेडी वो क्लेम करके बैठा है। फॉर ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, हाँ बरोबर। अंडर सेक्शन 35 एडी फॉर असेसमेंट इन 1920, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 का वो फुल डिडक्शन क्लेम करके बैठे हैं 100 lakhs, 1 करोड़। हाउएवर इन फरवरी 2020, मतलब ये ईयर कौन सा हुआ, 1920, यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू यूनिट बी। वो क्या किया पता है, स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड को बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया। बाप रे बाप। एग्जामिन टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ सच ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्णव। क्या इसके टैक्स इंप्लीकेशंस होंगे, उनको समझने होंगे, आप तो समझ ही चुके होंगे फ्रेंड्स, बहुत सिंपल। देखो फ्रेंड्स, हमारा एग्जांपल ये रहा आंसर। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस है, जब उसकी बात आती है तब उसने इसका डिडक्शन क्लेम किया है कितना, 1 करोड़ का। उसमें से रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन, असेट का यूसेज 1 साल का है। फ्रेंड्स देखा आपने, 1 अप्रैल 18 को परचेस किया था, मतलब 18-19 में असेट को यूज किया गया है, 19-20 में तो ट्रांसफर हो जाती है, तो असेट 1 साल के लिए यूज हुई है। तो फ्रेंड्स बिल्डिंग का मतलब 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आप समझे, बिल्डिंग इज 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 1 करोड़ माइनस 10 lakhs ऑफ रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा। फ्रेंड्स ये 90 लाख रुपीज हमारे हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होने वाले हैं। इट इज फ्रेंड्स टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। एंड फ्रेंड्स जो हमारा नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, एडिबल ऑयल वाला है ना फ्रेंड्स, उसका कुछ वेयरहाउसिंग आपने बनाया है, तो जो हमारा नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है उसको अपने ब्लॉक में एज ए एक्चुअल कॉस्ट क्या ऐड करना होगा,
उसको अपने ब्लॉक में एज अ एक्चुअल कॉस्ट ऐड करना होगा 90 lakhs, विच इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट 100 lakhs माइनस रिलेटिव डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 10 लाख। तो 90 लाख रुपीज को एडिशन करने का क्वेश्चन और 90 lakhs को एडिशन का यहाँ पे प्रोविजन है फ्रेंड्स। बोलो डन। तो ये 90 lakhs आपके हेड पीजीबीबी में टैक्सेबल होंगे एंड ये 90 lakhs का डेप्रिसिएशन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस क्लेम कर सकता है। Clear friends? Chakachak, done. This was all about a very, very important discussion, a very, 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 very exam perspective important discussion of section 35A friends. Okay, आगे के जो भी permissible deductions है, allowable deductions है, उसको हम subsequent session में discuss करेंगे. But अब तक जो भी discussion हमने किया in relation to friends, I think 6-7 deduction हमने discuss कर दिए हैं, permissible deductions जो आप यहाँ से check कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया friends. ये रहे टोटल 6 डिडक्शंस वी आर डन विद। हमको 13 तक पहुंचना है, तो मतलब आधे तक तो हम लगभग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। तो इतना एक बार रिफर कर लो, ये नोट्स को एक बार हम ध्यान से थॉरली डिस्कस और एक बार फ्रेंड्स रिव्यू कर लो एंड बाद में ही आगे के सेशंस आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.